Hello guys, how are you? Welcome back on my channel Education Hub Easy Way. So guys, today I am talk about chapter number 5 class 9th of biology part 2. Guys, part 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस चैप्टर का। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से लिंक लेकर चेक कर सकते हैं। तो गाइस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड एंड प्रेस बेल आइकन बटन। तो गाइस चलते हैं हम विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम ऑन टॉप। तो ओके गाइस देख लेते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं गाइस यहाँ से। व्हाट इज़ अ सेल मेड अप ऑफ? सेल कैसे बनते हैं? व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल? सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सेल का ऑर्गेनाइजेशन यानी इसका संगठन कैसे होता है? वी शा अबव दैट द सेल हैज़ स्पेशल कंपोनेंट सेल ऑर्गेनल्स। हमने देखा है या सुना है कि सेल के पास एक स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनल्स कहते हैं। हाउ इज़ अ सेल ऑर्गेनाइज? तो सेल इससे कैसे ऑर्गेनाइज होती है, कैसे बनती है? इफ़ वी स्टडी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप, अगर हम किसी सेल का स्टडी या किसी सेल को हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर्स इन ऑलमोस्ट, तो हम वहाँ पर क्या देख पाते हैं? एटलीस्ट हमें उसके 3 फीचर्स दिखाई देते हैं। वो 3 फीचर्स कौन कौन से होते हैं गाइस? जैसे कि ये सभी सेल में दिखाई देंगे। ऐसा नहीं कि मतलब कि कोई एक सेल ली उसी में ही आपको 3 फीचर्स दिखाई देंगे। ये आपको एवरी सेल में दिखाई देंगे, ठीक है। जो 3 फीचर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस होगा और साइटोप्लाज्म होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल को एक शेप प्रोड्यूस करती है, या कह सकते हैं कि सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर होती है। न्यूक्लियस उसके अंदर प्रेजेंट होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल मिलता है, और साइटोप्लाज्म जो लिक्विड पदार्थ होता है जो सेल के अंदर फिल होता है। ऑल एक्टिविटी इनसाइड द सेल एंड इंट्रैक्शन ऑफ द सेल विद इट्स इन्वायरमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर्स। तो जो भी एक्टिविटी सेल के अंदर होती है या सेल के बाहर होती है, इन्वायरमेंट में होती है, वो किसके कारण होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, यानी सेल ऑर्गेनल्स जो प्रेजेंट होते हैं उन्हीं के कारण ही हो पाती है। लेट अस सी हाउ, इसको देखते हैं कि ये ऐसे कैसे होता है। चलिए तो फर्स्टली हम बात कर लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन का देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एक ही बात होती है। कभी कभी एग्जाम में इसको सेल मेम्ब्रेन के नाम से क्वेश्चन बना के देते हैं, कभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से क्वेश्चन पुटअप करते हैं, तो उसमें आपको कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस देख लेते हैं। दिस इज़ the outermost covering of the cell that separate the content of the cell from its external environment। ये एक आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर होती है किसी भी सेल की। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई सेल है, तो ये ऊपर वाली जो लेयर है ये क्या है? यही है आपकी सेल मेम्ब्रेन, जो क्या कर रही है? ये एक इन्वायरमेंट से और जो सेल के अंदर फ्लूइड या जो भी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है उससे ये एक तरीके से सेपरेट कर रही है, यानी इन्वायरमेंट और सेल के अंदर जो भी कंटेन भरा हुआ है उन दोनों से ये सेपरेट करती है। द सेल मेम्ब्रेन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ अ परमिट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? अलाउ करती है और परमिट करती है द एंट्री एंड एग्जिट, यानी कि किसी भी मटेरियल को सेल के अंदर आने और बाहर जाने में। ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, यानी सेल के अंदर कौन सा मटेरियल अंदर आना चाहिए, कौन सा मटेरियल सेल के बाहर जाना चाहिए। ये कौन डिपेंड करता है? किसके ऊपर डिपेंड करती है? जो सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग ही सेल के अंदर जो भी मटेरियल है वो अंदर आएगा, और सेल का अंदर जो मटेरियल है वो बाहर जाएगा, और बाहर से सेल के अंदर कोई भी मटेरियल एंटर करेगा। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर materials। the cell membrane therefore is called selectively permeable membrane। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको हम सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सेल है वो ऐसा नहीं है कि कोई भी कंटेन हो या कैसा भी मैटर हो और वो मटेरियल्स हो सेल के अंदर एंटर कर जाए, ऐसा नहीं होता है। ये डिपेंड होता है कि सेल के अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, किस पोर्स से कौन से मटेरियल अंदर जाना है और सेल से बाहर आना है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सिलेक्टिवली
परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल, तो सेल के अंदर ये सब्सटेंस किस तरीके से मूवमेंट करते हैं, कैसे आते हैं और जाते हैं, यानी सेल के अंदर कैसे जाते हैं और यही सब्सटेंस जो है सेल के बाहर कैसे जाते हैं। Substance like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion। तो कुछ सब्सटेंस जैसे कि बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और O2 की, जो क्या करते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल से अंदर और बाहर जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन गाइस एक ऐसी प्रोसेस होती है जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के थ्रू जाती है। डिफ्यूजन का मतलब वैसे होता है प्रसार यानी फैलाव, वितरण करना किसी चीज़ का। जैसे मान लेते कि आपने कोई बकेट ली है, बकेट में आप 1-2 ड्रॉप किसकी डालोगे, कलर की डालोगे, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे जो बकेट का जो पानी है, वाटर है, वो पूरी तरीके से कलर हो जाएगा। यानी जब आपने उसमें कुछ ड्रॉप्स डाली किसी कलर की, तब पूरा पानी कलरफुल नहीं हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद वो क्या हो जाएगा, पूरा पानी कलरफुल हो जाएगा। यानी जहाँ ज़्यादा कलर था, कम जहाँ कलर नहीं है बकेट में, बकेट के जो वाटर में, तो वहाँ पूरी तरीके से पहुँच जाएगा। उसी को बोलते हैं हम डिफ्यूजन, यानी हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के अंदर। जैसे कि हम यहाँ पे समझ लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का कैसे डिफ्यूजन होता है हमारे सेल के अंदर। वी हैव स्टडी द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर, आपने पहले भी डिफ्यूजन के बारे में पढ़ के आए हैं। वी सॉ दैट देयर इज स्पॉन्टियस मूवमेंट, देखो इसको, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टियस मूवमेंट। स्पॉन्टियस मूवमेंट का मतलब है यानी अपने आप होना, स्वतः ही होना, आपको कराने की, इस मूवमेंट को कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बकेट वाला एग्जांपल आपको दिया, बकेट में आप कलर की ड्रॉप्स डाल दोगे, तो अगर आप उसको डिजॉल्व नहीं करोगे, आप पानी को मिक्स नहीं करोगे, तब भी वो कलर क्या है, पूरे वाटर में मिल जाएगा थोड़े समय बाद। of a substance from a region of high concentration to a region where its concentration is low, तो ये कैसे जाएगा, जहाँ हाई कंसंट्रेशन रीजन है उससे लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ ऑटोमेटिकली ये चला जाएगा। समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन्स इन सेल्स, इसी तरीके से सेल में भी होता है। व्हेन फॉर एग्जाम्पल के लिए हम जान लेते हैं सब सब्सटेंस लाइक CO2 विच इज़ सेलुलर वेस्ट, ये तो आपको पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमें इसकी कोई नीड नहीं होती, ये हमारा सेलुलर वेस्ट होता है। रिक्वायर्ड टू बी एक्सक्रिएट आउट बाय द सेल, तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि अगर हमारे सेल में प्रेजेंट है तो ये बॉडी से बाहर चला जाना चाहिए। एक्यूमुलेट इन हाई कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल, जब ये ज़्यादा मात्रा में हमारी सेल के अंदर एक्यूमुलेट यानी मिल जाता है in the cell's external environment, the concentration of carbon dioxide is low as compared that inside the cell, तो क्या होता है हमारी सेल के अंदर इसकी कंसंट्रेसी ज़्यादा हो जाती है और इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की कंसंट्रेसी क्या रहती है, कम रहती है। एज सून एज देयर इज़ अ डिफरेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो वहाँ पर क्या है, दोनों में डिफरेंस हो जाता है कि सेल के अंदर इनसाइड और आउटसाइड, इनसाइड कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है और आउटसाइड कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, मूव आउट ऑफ द सेल्स, तो उस तरीके से क्या होता है कि वहाँ मूवमेंट होता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेसी ज़्यादा हो गई और इन्वायरमेंट में कम हो गई फ्रॉम आ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, तो क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के अंदर, यानी सेल के बाहर क्या हो गया, लो कंसंट्रेशन, सेल के अंदर हो गया हाई कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर एक प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। यानी डिफ्यूजन के थ्रू यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चला जाएगा। सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड की और इन्वायरमेंट के अंदर कम है, तो सेल से बाहर चला जाएगा, किस प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। सिमिलरली ऐसे ही क्या होता है, O2 यानी ऑक्सीजन का एंटर्स द सेल, सेल के अंदर आती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ये भी प्रोसेस किस प्रोसेस के थ्रू आती है, डिफ्यूजन के थ्रू। व्हेन द लेवल और कंसंट्रेशन ऑफ O2 इनसाइड द सेल, जब आप देखोगे कि हमारे सेल के अंदर O2 की कंसंट्रेशन क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है, सेल के अंदर कम होने लगती है। दस डिफ्यूजन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, तो यहाँ पर डिफ्यूजन एक अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्या करेगा, गैसेस को एक्सचेंज करेगा बिटवीन द सेल एज वेल एज द सेल एंड इट्स एनवायरमेंटल
एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो यहाँ भी क्या होगा कि हमारे बॉडी के अंदर या सेल के अंदर O2 की कंसंट्रेशन कम हो गई है और इन्वायरमेंट में ज़्यादा है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन यानी वाई डिफ्यूजन भी वहाँ पर यही प्रोसेस होगी कि हमारी सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आएगी इन्वायरमेंट में, वाई डिफ्यूजन। वाटर ऑल्सो अवे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, वाटर भी एक तरीके से एक लॉ ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस करता है। द मूवमेंट वाटर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। देखिए जैसे कि अभी हम यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा था वो डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा था, लेकिन यहाँ पर वाटर का मूवमेंट होगा, वाटर का जो मूवमेंट होगा वो किस प्रोसेस के थ्रू होगा, ऑस्मोसिस के थ्रू होगा। ऑस्मोसिस भी क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट कराते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर। तो वाटर का जो मूवमेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि वाटर में कौन सी सब्सटेंस डिजॉल्व है। जैसे अभी आप एग्जाम्पल में आगे देखोगे, लेकिन फिर मैं आपको बता देती हूँ कि मान लेते हैं कोई एक सेल ले लेते हैं और एक वाटर ले लेते हैं, एक बीकर ले लेते हैं और उसके अंदर हम सेल को क्या करते हैं, रख देते हैं। तो उस जो बीकर हमने लिया है वहाँ पर शुगर और सॉल्ट का एक तरीके से सॉल्यूशन होना चाहिए, या कह सकते हैं कि बीकर में कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए वाटर की अकॉर्डिंग टू सेल। तो वहाँ क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। अगर सेल में कंसंट्रेशन वाटर की ज़्यादा है तो वाटर जो सेल के अंदर से कहाँ जाएगा, बाहर निकल के आएगा। अगर कंसंट्रेशन वाटर की बीकर में ज़्यादा है तो वो सेल के अंदर आ जाएगा। इस तरीके से ये डिजॉल्व जो वाटर में डिजॉल्व होते सब्सटेंस उसके ऊपर डिपेंड करता है। दस ऑस्मोसिस इज़ द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। तो वही आता है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है, एक पैसेज प्रोसेस होती है। पैसेज प्रोसेस में क्या होगा कि जहाँ कंसंट्रेशन हाई हुई तो वो क्या चलेगा, हाई से लो की तरफ चलेगा। जहाँ पर कंसंट्रेशन लो होती है वाटर की तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चलेगा। मान लेते हैं सेल में कंसंट्रेशन वाटर की क्या है, लो है, तो बीकर में सेल रखा है तो बीकर से वाटर किस में आएगा, सेल के अंदर आएगा। व्हाट विल हैपन इफ़ वी पुट एन एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट वाटर। क्या होगा जब हम किसी एनिमल या प्लांट सेल को किस में रखते हैं, शुगर सॉल्ट सॉल्यूशन में रखते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री थिंग्स कुड हैपन। तो इसमें तीन प्रोसेस हो सकती हैं या तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। वो तीन पॉसिबिलिटी क्या है, हम मतलब कौन सी है, वो हम इस बीकर के थ्रू देखते हैं। जहाँ पर हम 3 बीकर ले लेते हैं उसके थ्रू आपको बताते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो चलिए गाइस देख लेते हैं हम 3 पॉसिबिलिटी कौन कौन सी होती है। एक पॉसिबिलिटी होगी गाइस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। अगर मान लेते हैं कि कोई शुगर सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है हमने वाटर में डिजॉल्व करके, तो उसमें क्या होगा गाइस कि एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगी। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देख लेते हैं इसमें क्या प्रोसेस होती है, किस तरीके से सेल है अपना वर्क करती है। तो देख लेते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा। इफ़ द कंसंट्रेशंस ऑफ वाटर आउटसाइड द सेल इज़ हायर, तो वाटर की जो कंसंट्रेशन है आउटसाइड सेल में क्या है, हायर है, यानी सेल के बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है देन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड द सेल, यानी सेल के अंदर के अकॉर्डिंग बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। द सेल गेन वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो इसमें क्या होगा गाइस कि जो सेल है वो वाटर को गेन कर लेगी। क्यों गेन कर लेगी, क्योंकि वाटर के बाहर सेल के बाहर वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है और सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम हो गई। तो आपने क्या पढ़ा था, ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के अंदर के थ्रू क्या होता है, यहाँ पर ऑस्मोसिस होती है, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चलेगा। तो हाई कंसंट्रेशन यहाँ पर कहाँ है, वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो सेल के बाहर हो रही है, यानी वहाँ पर हाई है अकॉर्डिंग टू इनसाइड द सेल। वाटर कैन मूव इनटू द सेल फ्रॉम द
सेल मेम्ब्रेन। वाटर क्या करेगा, मूव करेगा इनटू द सेल यानी सेल के अंदर, फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर अंदर जाएगा। इन द केस ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो ये कौन सा केस होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। मोर हाइपोटोनिक में क्या होगा, मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंटर द सेल्स विच रिजल्ट इज स्वेलिंग ऑफ द सेल। तो ज़्यादा इस प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, हाइपोटोनिक में क्या होता है कि ज़्यादा वाटर एब्जॉर्व करती है सेल, और जिसके कारण सेल क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है। इस तरीके से आप इसमें अकॉर्डिंग टू डायग्राम देख सकते हो। ये क्या है, ये कोई सेल है। अब आप देख पा रहे हो कि वाटर सेल के अंदर जा रहा है इस तरीके से, क्योंकि कंसंट्रेसी वाटर की बाहर जाता है और सेल के अंदर कम हो गई है। ये देखो यहाँ भी वाटर सेल के अंदर जा रहा है, इधर भी वाटर सेल के अंदर जा रहा है, इधर भी वाटर सेल के अंदर जा रहा है। सेल के बाहर वाटर यानी बहुत कम मात्रा में आ रहा है, ज़्यादातर वाटर सेल के अंदर ही जा रहा है। तो ये तो होता है गाइस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के। नेक्स्ट होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, इफ़ द सेल आर पुट इन एन एनवायरनमेंट विच हैज़ सिमिलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर हैज़ प्रेजेंट इनसाइड। तो हाइपोटोनिक में जो वाटर की कंसंट्रेसी है सेल में और सेल के बाहर दोनों तरफ कैसी रहती है, सिमिलर रहेगी यानी सेम रहेगी। ना तो सेल के बाहर कंसंट्रेसी बढ़ रही है और ना ही सेल के अंदर बढ़ रही है। दिस स्टेट अलाउ फॉर द फ्री मूवमेंट ऑफ अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन आइदर साइड। इसमें क्या हो रहा है कि जो सेल के अंदर जो सेल में मूवमेंट हो रहा है, अंदर बाहर जो वाटर जा रहा है वो सेम मात्रा में रहेगा, वहाँ पर कोई भी चेंजिंग देखने के लिए नहीं मिलेगा। वाटर अंदर भी जा रहा है और बाहर भी आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं पर कंसंट्रेसी ज़्यादा और कम हो रही है। दोनों आइसोटोनिक में सिमिलर रहता है, बाहर भी और अंदर भी। देयरफॉर द साइज ऑफ सेल देयरफॉर the size of cell does not vary in an isotonic solution because there is no net movement of water। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल के साइज में कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि सेल का जो मूवमेंट है, सेल के अंदर और जो बाहर का जो मूवमेंट हो रहा है, वहाँ वाटर के मूवमेंट में कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिल रहा है, यानी कंसंट्रेशन दोनों में क्या है, वहाँ पर सेम है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। ये आप देख पा रहे हो कि वाटर जितना अंदर जा रहा है उतना ही वाटर बाहर आ रहा है। इस तरीके से यहाँ पे कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इस प्रोसेस को बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है गाइस, इफ़ द सेल्स आर केप्ट इन एन एनवायरनमेंट विच हैज़ lower concentration of water than what is present inside the cells, then due to process of osmosis water move out of the cell। तो इसमें क्या हो रहा है गाइस कि जो वाटर की जो कंसंट्रेसी है वो लोअर है, कहाँ पर है, सेल कहने का मतलब है कि सेल के अंदर जो कंसंट्रेसी ज़्यादा है और सेल के बाहर वाटर की कंसंट्रेसी क्या है, कम है। तो जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ से कहाँ जाएगा, लो की तरफ। तो सेल से वाटर निकल के कहाँ जाएगा, बीकर में जाएगा, क्योंकि बीकर में वाटर की कंसंट्रेसी कम हो रही है और सेल में वाटर की कंसंट्रेसी ज़्यादा हो रही है। दिस रिजल्ट इन आ डिक्रीज इन साइज ऑफ सेल। इसके कारण क्या होगा, सेल का साइज़ क्या होगा, डिक्रीज होगा और वो श्रिंक हो जाएगी यानी सिकुड़ जाएगी। एज मोर अमाउंट ऑफ वाटर कम आउट ऑफ द सेल, जिसके कारण क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर सेल से बाहर आ रहा है, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो। इसमें क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वाटर ज़्यादातर वाटर क्या आ रहा है, सेल से बाहर ही देखने के लिए मिल रहा है, यानी बहुत कम मात्रा में सेल के अंदर वाटर जा रहा है, इसलिए सेल क्या हो रही है, यहाँ पर श्रिंक हो जा रही है। तो ये 3 प्रोसेस होती हैं अगर हम सॉल्ट शुगर के सॉल्यूशन में सेल को रखेंगे। या तो वहाँ पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी हाइपरटोनिक प्रोसेस होगी। हाइपरटोनिक में क्या होता है कि सेल से बाहर वाटर निकलेगा बीकर में, क्योंकि कंसंट्रेसी सेल के अंदर वाटर की ज़्यादा हो गई है। दूसरा होता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में क्या होता है, सिमिलर रहता है, ना सेल श्रिंक होती है ना स्वेल होती है, क्योंकि वहाँ पर दोनों जगह ही वाटर की कंसंट्रेसी क्या रहती है, सेम रहती है। और नेक्स्ट होता है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होता है कि जो वाटर है ज़्यादातर कहाँ जा रहा है, सेल के अंदर जा रहा है, तो इसमें सेल क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है, यानी
फूल जाती है। ये 3 प्रोसेस होती है सेल के अंदर। तो यही तीनों प्रोसेस गाइस एनसीईआरटी में बताया गया है। हम जल्दी जल्दी यहाँ भी पढ़ लेते हैं, वैसे आपको बता ही दिया है तो फिर भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर वन ऑफ द फॉलोइंग 3 थिंग्स कुड हैपन, यानी यहाँ पर 3 प्रोसेस हो सकती हैं। इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कंसनट्रेशन, अगर सेल के बाहर, सेल के चारों तरफ वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, देन द सेल्स मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट, यानी सेल के बाहर का जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, डाइल्यूट है, पतला है। द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, इसलिए सेल क्या करेगी, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू वाटर को गेन कर लेगी। सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ऐसे ही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। वाटर मॉलिक्यूल आर फ्री टू पास एक्रॉस, इसमें क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल है वो फ्रीली पास हो रहे हैं द सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन से इन बोथ डायरेक्शन, दोनों ही डायरेक्शन में जाएगा। वैसे वाटर बाहर भी जाएगा और अंदर भी जाएगा, लेकिन सेल के अंदर वाटर ज़्यादा जाएगा क्योंकि कंसंट्रेशन वाटर की सेल के बाहर है, वीकर में ज़्यादा है। बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल, वही कह रहा है कि मोर वाटर क्या है, सेल के अंदर आएगा, देन विल लीव, जितना वो छोड़ रही है उसके अकॉर्डिंग सेल के अंदर वाटर ज़्यादा आ रहा है। द नेट ओवरऑल रिजल्ट इज़ दैट वाटर एंटर द सेल, इसलिए ओवरऑल रिजल्ट यही है कि सेल के अंदर वाटर आ रहा है। सेल इज़ लाइकली टू स्वेल अप, इसलिए सेल के वहाँ पर क्या हो रही है, स्वेल अप यानी फूल जा रही है। इफ़ द मीडियम हैज़ एक्सट्रेटली द सेम वाटर कंसनट्रेशन एज द सेल, और नेक्स्ट प्रोसेस में क्या है, जो सेकंड वाला मैंने आपको बताया था आइसोटोनिक में, इसमें क्या होता है, वाटर की कंसनट्रेशन दोनों तरफ कैसी रहती है, सेम रहती है, सिमिलर रहती है। देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन से कोई यानी या ना तो सेल के बाहर ज़्यादा वाटर जाएगा और ना ही सेल के अंदर ज़्यादा वाटर आएगा। सच सॉल्यूशन इज़ नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन को हमने क्या बोला है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोला है। वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, क्योंकि वाटर यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है यानी जा रहा है। वट द अमाउंट गोइंग इन इज़ द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट, सो देयर इज़ नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर, लेकिन क्या हो रहा है, वाटर अंदर बाहर आ रहा है लेकिन सेम अमाउंट में जा रहा है, कोई भी वहाँ पर चेंजेस देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। द सेल विल स्टे द सेम साइज, इसलिए सेल वहाँ पर कैसी रहेगी, सेम साइज की रहेगी, सेल में कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेगा। थर्ड है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, इसमें क्या होता है, इफ़ द मीडियम हैज़ अ लोअर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, यानी यहाँ पर जो वाटर की कंसनट्रेशन है वो कैसी है, कम है। कहाँ पर कम है, यानी सेल के बाहर कम है, सेल के अंदर कंसनट्रेशन ज़्यादा है। मीनिंग दैट इट इज़ वेरी कंसनट्रेट सॉल्यूशन, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेट सॉल्यूशन है। द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस, इसलिए सेल क्या करेगी, वाटर को लूज करेगी यानी छोड़ेगी। सच अ सॉल्यूशन इज़ नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। अगेन वाटर क्रॉसेस द सेल्स मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, अब क्या है, इसमें भी जो सेल का अंदर भी वाटर आ रहा है और सेल के बाहर भी वाटर आएगा। बट दिस टाइम मोर वाटर लीव द सेल देन एंटर इट, लेकिन इस समय क्या हो रहा है कि जो वाटर है सेल क्या कर रही है, ज़्यादा छोड़ रही है अकॉर्डिंग टू अंदर, यानी अंदर नहीं ले रही इतना वाटर वो अपने सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकाल रही है। देयर फॉर द सेल विल श्रिंक, इसलिए सेल वहाँ पर क्या हो रही है, श्रिंक हो रही है, सिकुड़ रही है। दस ऑस्मोसिस स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, इसलिए क्या होती है, ऑस्मोसिस एक स्पेशल केस होता है डिफ्यूजन का, जो क्या किसके थ्रू होता है, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। नाउ लेट अस ट्राई आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, यहाँ पर एक एक्टिविटीज़ भी दी है जिसके थ्रू हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक्टिविटी गाइस, यहाँ पर एग की एक्टिविटी बताई हुई है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑस्मोसिस विद एन एग, यानी एक एग में हम ऑस्मोसिस प्रोसेस कराएंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, रिमूव द सेल ऑफ एन एग बाय डिजॉल्विंग इन
इट इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी हम सेल के जो एग है, एग के ऊपर जो कवर होता है, सेल होता है, उसको हम एक डाइल्यूट में डालेंगे। वो डाइल्यूट कौन सा होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डाइल्यूट होगा, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, उसके ऊपर का जो कवर है उसे हटाएंगे एग के ऊपर। द सेल इज मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट, जो सेल जो होती है मोस्टली किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। अ थिन आउटर स्किन नाउ एनक्लोज द एग, जब हम उसकी जो मोटा जो कवर है उसके ऊपर से हटा देंगे, फिर उसके ऊपर एक पतली सी स्किन बचेगी जो जिससे एग को वो कवर करके रखती है। पुट द एग इज प्योर वाटर, अब एग को हमें किस पे डालना है? प्योर वाटर में डालना है। एंड ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट, और 5 मिनट बाद हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। व्हाट डू वी ऑब्जर्व, आपने इसमें क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा? द एग स्वेल बिकॉज वाटर पासिस इन वाई ऑस्मोसिस, एग क्या हो जाएगा? यहाँ पर फूल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वाटर पास हो रहा है, वाटर अंदर एंटर कर रहा है, किसके थ्रू? ऑस्मोसिस के थ्रू। प्लेस अ सिमिलर डीसेल्ड एग इन अ कंसनट्रेट सॉल्ट सॉल्यूशन एंड ऑब्जर्व फॉर 5 मिनट। अब आपको क्या करना है, दोबारा से एक एग लेना है जो कैसा होना चाहिए? डीसेल्ट होना चाहिए। इन अ कंसनट्रेट सॉल्ट सॉल्यूशन, इसको सेल्ट सॉल्यूशन में जाना है, और 5 मिनट बाद आपको उसको देखना है, ऑब्जर्व करना है। तो आप क्या देखोगे? 10 एग श्रिंक, एग यहाँ पर क्या हो चुका है? सिकुड़ चुका है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि वाटर पासेस आउट ऑफ द एग सॉल्यूशन, वाटर यहाँ से क्या है कि जो एग सॉल्यूशन है उससे बाहर वाटर निकल चुका है, तभी तो श्रिंक हुआ है। इनटू द सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन, बिकॉज द सॉल्ट सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेशन, क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूशन है वो क्या है? ज़्यादा कंसंट्रेशन है। मोर कि सॉल्ट सॉल्यूशन मोर कंसंट्रेशन क्यों बोला है? क्योंकि उसमें सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा है, पानी की मात्रा वहाँ पर क्या है? कम है। तो इसीलिए जो वाटर है वो एग से बाहर निकल कर उसमें आ जाएगा। वी कैन ऑल्सो ट्राई अ सिमिलर एक्टिविटी विद ड्राइड रेजिन्स और एप्रीकॉट्स, तो ये सेम है किशमिश में या फिर एप्रीकॉट में देखा गया है। यहाँ पर आपको क्या है, किशमिश या मुनक्की के अंदर ये देखना है। तो सेम प्रोसेस है, वही जिस तरीके से आपने एग में देखा है वही यहाँ पर काम करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट्स टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। तो यूनिसेलुलर जो एक सेल से बने होते हैं, जो फ्रेश वाटर में जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं या फिर कोई भी प्लांट है, वो वाटर को गेन करते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्व करते हैं, वो भी किसके थ्रू करते हैं? ऑस्मोसिस के थ्रू। मान लेते हैं कि वाटर की कंसंट्रेसी अगर किसी प्लांट्स में कम हो जाती है, एनिमल में कम हो जाती है, तो वहाँ पर ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू वो क्या करते हैं? वाटर को एब्जॉर्व करते हैं, या फिर उनके अंदर आ जाते हैं। वाटर की जो मात्रा है, कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू वाटर को बाहर निकाल देते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस, यानी जो प्लांट्स की जो रूट्स हैं वाटर को एब्जॉर्व करती हैं, वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ही करती हैं। दस डिफ्यूजन इज एन इम्पोर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ सेल। तो डिफ्यूजन भी एक इम्पोर्टेंट रोल अपना प्ले करता है गैसेस को एक्सचेंज करने में, और वाटर इन द लाइफ ऑफ अ सेल, यानी वाटर की कहने का मतलब है कि वाटर क्या है? एक तरीके से लाइफ होती है सेल की। इन एडिशंस ऑफ टू दिस द सेल ऑल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। तो इसके थ्रू क्या होता है, जो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन प्रोसेस जो प्लांट्स में देखने के लिए मिलता है, उससे प्लांट्स क्या करते हैं? सेल को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए होती है, जो भी न्यूट्रिशंस लेने होते हैं, वो एनवायरनमेंट से ले लेते हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ the cells through a type of transport requirement using of energy the form of ATP। तो ये सारी प्रोसेस करने के लिए मॉलिक्यूल्स मूवमेंट अगर जो प्लांट्स में किस तरीके से होते हैं, कैसे सेल के अंदर एंटर करते हैं, तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो ATP के फॉर्म में हमें मिलती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फिक्सेबल एंड
एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यानी सेल के ऊपर जो आउटर कवरिंग लेयर होती है वो कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है और वो कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बनी होती है, ऑर्गेनिक मैटर की बनी होती है, जैसे कि जिसको कहते हैं लिपिड और प्रोटीन्स। यानी ये किसकी बनी होती है, लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है, फैटी होता है लिपिड। However, we can observe the structure of plasma membrane only through an electronic microscope। तो अगर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखना है तो वो आप किस में देख सकते हो, नॉर्मल माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हो। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो एनेबल द सेल to enough is food and other material from the external environment। तो सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो हमेशा कैसी होती है, इनेबल होती है किसके लिए, कि सेल के अंदर जो फूड है वो अंदर आ सके और इन्वायरमेंट से कोई भी जो भी मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट होती है सेल को वो सेल के अंदर जा सके। सच प्रोसेस आर नोन एज एंडोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू अमीबा क्या करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट, फूड की जो रिक्वायरमेंट है या कह सकते हैं कि जो प्रोसेस होती है फूड की, वो अमीबा किसके थ्रू कंप्लीट करते हैं, एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि ये कोई अमीबा है। अमीबा क्या करेगा, इस तरीके से एक स्पेस बनाएगा, यानी यहाँ पर कोई फूड पार्टिकल आएगा और उसको ऊपर से कवर कर लेगा। तो ये जो फूड है इससे जो भी न्यूट्रिशंस है अमीबा क्या कर लेगा, वहाँ से एब्जॉर्व कर लेगा और उसको बॉडी से बाहर निकाल देगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।